हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक सत्य अकाउंट चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ अकाउंट्स का, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज हम पढ़ने वाले हैं और काफी डाउट्स रहते हैं बच्चों को इस चैप्टर में। तो मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, इसके मीनिंग लिखी है, वैलिड होता कब है, ये वो चीजें लिखी हुई है। तो ये सब अभी आपको ये चीजें अजीब सी लग रही होंगी। अब मैं वीडियो को समझाना स्टार्ट करता हूँ इसे, और आई होप कि ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। बस आपको लिसनिंग ध्यान से करने, सुनना आपको ध्यान से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आएगा। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? एक्सचेंज मतलब एक के बदले दूसरी चीज हमने ले ली, सब्स्टिट्यूट हमने ले लिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मैं आपको यहां पर एक एनिमेशन से समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। सॉरी, हेलो हेलो हेलो, सॉरी। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। यहां पर हम एग्जाम्पल तो होता क्या फ्रेंड्स, सपोज मान के चलो कि ये मिस्टर ए है, सिर्फ ए नाम डाल दिया हमने, और ये एक सेलर है। ठीक, ध्यान से सुनना। हाँ, और अदर पर्सन ये मिस्टर बी है, ये बायर है। सेलर बेचने वाला और बायर सामान को खरीदने वाला। अब ए क्या करता है, इसको सेल करता है कुछ गुड्स, जो भी आप मान सकते हो 15,000 के। तो जब ए ने बी को सेल किए तो बी पता है क्या कहता है? बी कहता है यार एक काम कर, मेरे पास ना भी पैसे नहीं है, मुझे इमरजेंसी है सामान की, आप मुझे दे दो और 2 महीने बाद आप मेरे से पैसे ले लेना। ठीक है जी। अब एक विश्वास तो होना चाहिए, हो सकता है ये 2 महीने बाद पैसे ना दे। तो फिर ए क्या करता है, फिर बी के नाम पर, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है, बिल राइट करता है, और उस पर उसकी सिग्नेचर ले लेता है। एक टाइप से वो प्रूफ हो जाता है। तो बी से बोलता है कि मैं ये बिल बना रहा हूं और आप इस पर अपना साइन कर दो, और 2 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी, जो भी है, आप उसको उस डेट को मुझे वो पैसे दे देना। तो इस चीज को रेगुलेट बनाने के लिए हमारा एक्ट बना है। इस चीज, ये जो बिजनेस एक्टिविटी जो है उधार की, इस चीज को फॉलो करता है कौन? रेगुलेट करता है कौन? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मैंने यहां पर लिखा है BOE, शॉर्ट फॉर्म में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज गवर्न बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसलिए बना है बाई चांस बी उसके पैसे ना दे, या ए कुछ उसके साथ वो कर दे फ्रॉड, या बी कर दे, तो ये केस। अब क्या होता है, वो बिल बनता कैसे, मैं लिख भी देता हूं आपको। तो ए ने कहा कि आप मुझे 2 महीने बाद, चलो बी ने 2 महीने का मांगा टाइम, तो ए ने कहा कि आप मुझे 50,000 रुपए 2 महीने के बाद दे देना। तो उसने एक बिल बनाया। ठीक है जी, और इसमें लिख दिया कि 2 months आफ्टर डेट पे और order the sum of
50,000 है ना, 50,000 only value received to, यहां पर जो पैसे देगा उसके साइन हो जाएंगे, यानी बी पैसे देगा, और यहां पर जो पैसे लेगा या जो बिल लिख रहा है उसके साइन हो जाएंगे ए के, और यहां जो पैसे रिसीव, जहां यहां पे वो उसका नाम जो पैसे लेगा, यहां पर आप अमाउंट डाल सकते हैं 50,000, यहां पर उसका साइन तो नीचे हो जाएगा और यहां पर स्टैंप लगेगी, यहां पर आपकी डेट है, जैसे आज डेट है, सपोज आज डेट क्या है वैसे, जो भी 2020, तो इस तरह से ये आपका बिल बन गया। तो जब ये बिल बना तो इस बिल पे बी के साइन ले लिए और ए ने अपने पास से बिल रख लेता है, और फिर जब ड्यू डेट आती है तो ये बिल देता है कि देखो आपको इतने पैसे देने, और बी इसको पैसे दे देगा। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है इसको रेगुलेट करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81। जो भी इसमें अगर फ्रॉड होता है कुछ भी तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैंडल करता है। तो ये एक चैप्टर है लॉ का, ठीक है जी। जो हमारे अदर्स लॉ होते हैं उसमें एक चैप्टर है पूरा, ये पूरा एक टाइप का लॉ है। चैप्टर का नाम ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये सब आता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये सब। तो ये फ्रेंड्स, तो ये मैंने बिल बनाया दिखा दिया, तो ऐसे एक्टिविटीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अकाउंट्स में क्यों है चैप्टर, आपको ये सोचते होंगे ये तो एक टाइप का लॉ है, लेकिन इसमें हमें अकाउंटिंग सीखने की बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटिंग होते क्या है। और एक और बात, ये पूरा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसमें सिर्फ आपको जर्नल एंट्री ही लिखनी होगी, पूरे चैप्टर में सिर्फ जर्नल एंट्री। तो आपका जर्नल एंट्री में हाथ मजबूत होना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब ए ने बिल लिखा होगा, जो बिल बनाता है या बिल लिखता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर। क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। और जिसके नाम पर बिल बनता है यानी जिसको पैसे देने हैं तो वो क्या हो गया? ड्रॉई। तो अगर मैं इसका फेस बनाऊं थोड़ा बड़ा सा आपको दिख पाए, ये ड्रॉअर है, ड्रॉई। ड्यू डेट के बाद इसको पैसे देने तो इसको चिंता हो जाती है। देखो इसका फेस, मैंने बेचारा बहुत टेंशन में है। और एक थर्ड पर्सन मान लो सी, इसको नाम दे दिया मैंने पेई। अब ये कौन है जी? सपोज ए ने सी से उधार ले रखा है, ठीक है। तो जब ड्यू डेट आती है तो ए बी से ये कह सकता है कि आप ये 50,000 मुझे, ये 50,000 रुपए मुझे ना देकर सी को दे देना। तो बात एक ही है। तो जो बिल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। जो पैसे देगा या जिसके नाम पे बिल बनेगा वो होगा ड्रॉई, और जिसको पैसे रिसीव होंगे वो क्या होगा? हमारा पेई। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि सी, कि ड्यू डेट के बाद सी को देने हैं इतने पैसे, और यहां पर ड्रॉअर के साइन होंगे, यहां पर ड्रॉई के साइन होंगे। तो ये एक बिल बन गया। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर सपोज ए ने किसी भी पर्सन से उधार ना लिए तो क्या होगा? तो पैसे ए को मिलेंगे। तो मतलब मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, इसको नोट जरूर कर लेना कि जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर में भी पेई। हाँ जी, ड्रॉअर भी पेई हो सकता है। अगर वो किसी अदर पर्सन को ना बोलकर बोलेंगे कि पैसे मुझे, तो सीधी जाहिर सी बात है कि एक को ही देने होंगे पैसे, तो ड्रॉअर भी पेई हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन क्या है, कि थर्ड पर्सन है या नहीं। तो ये सब एक्टिविटी है फ्रेंड्स। अब आपको चीजें समझ आएगी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है जी, ड्रॉअर बिल बनाता है, के साइन लेके रख लेता है,
और बाद में जब ड्यू डेट आती है उससे पैसे देता है। अब हम मीनिंग समझते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर इन राइटिंग। इसका मतलब कि जो ऑर्डर है वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, बिना उसके विदाउट राइटिंग के बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर है ये किसी वजह से नहीं, ये जब मर्जी हो सकता है, मतलब अनकंडीशनल है, मतलब इस पर कोई सिचुएशन अप्लाई नहीं है कि ऐसा होगा तो ही हम बिल देंगे, नहीं, ये अचानक से बन सकता है कोई भी चीज। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है जी, ये लाइन पूरी डेफिनेशन है, मैंने इसको 3-4 पार्ट्स में बांट दिया। तो यहां पर क्या लिखा है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन मतलब उसी पर्सन को पैसे देने होंगे जो इस बिल में लिखा हुआ है, जो सर्टेन है, और सर्टेन सम ऑफ मनी जो अमाउंट फिक्स है बिल में। साइंड बाय मेकर, मेकर मतलब जो बिल बनाता है, यानी उसे हम ड्रॉ भी बोल सकते हैं, उसके साइन होंगे इस पर। और साथ में जो पेयर है, मतलब यानी बायर को हम बोल देते हैं पेयर, मतलब जिसको पैसे देने हैं, इसको हम पेयर भी बोल सकते हैं, और उसके द्वारा एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है जी, तो ये 5 चीजें। तो जो एक्टिविटी मैंने बताई वही चीज इसमें लिखी हुई है मीनिंग में। उसके बाद क्या है, कंडीशंस फॉर वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बीओई, मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जिसके लिए जब जाके वैलिड होगा। सबसे पहला राइटिंग होना चाहिए, दूसरा डेट होनी चाहिए इस पे, तीसरा साइन और स्टैंप होना चाहिए, और फोर्थ कंटेनिंग एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब अमाउंट जो है सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन होगी कितने पैसे देने और कितने पैसे नहीं देने हैं। तो ये थी फ्रेंड्स मीनिंग, और ये एक्टिविटी थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप कि आपको ये समझ आया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम क्यों पढ़ते हैं। तो मेनली मैंने बताया कि इसमें हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें सीखने, आइए तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूं, और जो हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं। अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ रहा हूं, गो अहेड। तो कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कि व्हाट इज ड्यू डेट, व्हाट इज मैच्योरिटी डेट, एंड व्हाट इज डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस। दूसरा जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। इसमें जर्नल एंट्री बहुत टाइप की इसमें आएंगे केस। एक तो आपका आ सकता है इसमें डिस्काउंटिंग वाला केस, एक डिसऑनर, एक इंडोर्समेंट, एक रिटायरिंग बिल, अंडर रिबेट, एक रिन्यूअल ऑफ ए बिल। हमारा आ जाता है अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल। ये क्या होता है ये भी हमें सीखना है। और फोर्थ में एक आता है आपका नोटरी पब्लिक, क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा, या फिर सब हमें सीखना है फ्रेंड्स। ओके, डॉटिंग चार्ज। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट सीखेंगे व्हाट इज ड्यू डेट, व्हाट इज मैच्योरिटी डेट, एंड व्हाट इज डेज ऑफ ग्रेस। तो आप इसको फटाफट से लिख लीजिए। हम आज इस वीडियो का वैसे पार्ट 1 है, ये वीडियो लंबी जाएगी, ऑब्वियसली बात है कि चैप्टर बड़ा ही है, काफी सारे केस हैं तो हमें सीखने। तो ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट और ये हम सीखने वाले, फटाफट से इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम सीखने वाले ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट और डेज ऑफ ग्रेस। हाँ जी, तो पहले इससे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट क्या होती है। नेचर ऑफ बिल यहां पर देखा होगा, एक होता है आपका आफ्टर डेट और एक होता है आपका आफ्टर साइट। आफ्टर डेट जब होगा तो आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग लेनी है। थोड़ी परछाई आ रही है, आपको दिक्कत होगी थोड़ी। और अगर आफ्टर साइट है तो आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में। आफ्टर डेट का मतलब यह है कि जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन की आपको डेट लेनी है, वही एक्सेप्टेंस होगी। आफ्टर साइट का मतलब जब आपने बिल को एक्सेप्ट किया तो वो डेट मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर मैंने 4 केस बनाए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो ये चारों सॉल्व होंगे, तो आपको ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट और डेज ऑफ ग्रेस में डिफरेंस पता लग जाएगा। तो अगर मैं मैच्योरिटी डेट का फॉर्मूला लिखूं तो मैच्योरिटी डेट आपकी होती है ड्यू डेट प्लस थ्री डेज ऑफ ग्रेस। अब ये क्या हुआ, अब मैं आपको समझाता हूं। ड्यू डेट मीन्स जब आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। मतलब जिस दिन आपका बिल की डेट आ गई है, जिस दिन आपको पैसे देने हैं, ठीक है जी, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। उसमें 3 दिन और ऐड हो जाता है। अब ये 3 दिन ऐड क्यों करते हैं, ये हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो हमें ये बताता है कि जिस दिन आपकी एक्सपायरी डेट होगी आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये एक लॉ है, ठीक है जी, जो कि हमें करना पड़ता है। तो 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट बनेगी वो हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट। तो पैसा मैच्योरिटी डेट को ही देना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप पहले दे दे तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको जो लॉ है, जो एक्ट है, वो 3 दिन एक्स्ट्रा देता है, तो वो आपकी क्या होती है, मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट पे आप पैसा दे सकते हैं। हाँ जी, तो केस 1 स्टार्ट करते हैं। केस 1 में हमारी डेट ऑफ ड्राइंग है 3/3/20 को और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 14/3/20 को। अब जो टाइमिंग है, जो बिल में लिखा है, वो लिखा है 3 मंथ्स, कि 3 महीने बाद जो है ड्रॉर को पैसे देने होंगे। और नेचर ऑफ बिल के आफ्टर डेट, तो जब आफ्टर डेट होता है तो आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग देखनी है। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग हमारी क्या है, 13/3/2020। तो आपको इसके हिसाब से चलना है। तो इसमें 3 मंथ जोड़ो, ये कौन सा मंथ है, मार्च। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, यानी आपकी ड्यू डेट बनेगी। अगर इसमें 3 मंथ जोड़ते हो आप तो मार्च, अप्रैल, मई, तो आपकी ड्यू डेट हो गई 13 मई 2020। ओके फ्रेंड्स, सॉरी 3 मई नहीं होगी, 13 जून होगी, 3 महीने। फिर आपको निकालना है मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट में सिर्फ क्या करना है, आपको 3 दिन ऐड करने हैं। तो 13 जून 2020 प्लस 3 दिन जोड़ दो तो आपकी मैच्योरिटी डेट आ गई 16 जून 2020। ऐसे ही नेक्स्ट केस है हमारा, केस नंबर 2। ड्यू डेट निकालेंगे पहले। ड्यू डेट नेचर देखो क्या नेचर है, आफ्टर साइट। आफ्टर साइट में हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखते हैं, यानी ये डेट देखनी पड़ेगी। यहां से हमें 2 मंथ जोड़ने हैं। तो 2 मंथ में क्या हो गया, मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई। तो अप्रैल में जोड़े तो यहां पे आ जाएगी आपकी ड्यू डेट 15 मई 2020। फिर आप मैच्योरिटी डेट निकालोगे तो आपकी मैच्योरिटी डेट आके आ जाएगी 15 मई में ऐड कर दो ये 3 दिन, तो आपका क्या हो जाएगा 18 मई 2020। ये आपकी मैच्योरिटी डेट होगी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही केस 1 हुआ, केस 2। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। ये एग्जाम में आता भी है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, जितने पूछ लें। तो हर टाइप का मैं केस बता देता हूं यहाँ पे। केस नंबर 3 में क्या है, नेचर देखो पहले आफ्टर साइट। आफ्टर साइट है तो हमें डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही देखनी होगी। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अब यहां पर जो हमारा पीरियड्स है वो मंथ्स नहीं है,
क्या है डेज, तो आपको एक एक दिन गिनना पड़ेगा। ठीक है जी, 17 अप्रैल है और डेज कितने हैं 30। अब जोड़ो, 13 डेज तो हो गए अप्रैल में और बाकी 17 डे हो गए आपके बचे मई में। तो ये आपका हो जाएगा 17 मई 2020 और फिर आप इसकी मैच्योरिटी निकाल दो। तो मैच्योरिटी हो जाएगी यहां पर 17 मई 2020 प्लस डेज ऑफ ग्रेस 3 ऐड कर दो, तो ये आपकी हो जाएगी 20 मई 2020। तो ये आपकी मैच्योरिटी डेट होगी। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आपकी आफ्टर डेट लिखा है। आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग, तो ड्यू डेट निकालो। ड्यू डेट निकालेंगे, अब इसमें 60 डेज ऐड करने हैं, तो 60 डेज ऐड होंगे तो यहां पर बनेंगे आपके, अप्रैल का मंथ है तो 12 डेज तो हो गए अप्रैल के, फिर 31 डे हो गए, आप डेज हो गए आपके मई के, इसको ऐड करो तो ये आया 43। अब बचे कितने 17 डेज, तो 17 डेज आपके हो जाएंगे जून में, तो यानी 17 जून 2020 आपका हो गया। और मैच्योरिटी डेट में आप 3 दिन और जोड़ दो यहाँ पे, तो मैच्योरिटी डेट आपकी हो जाएगी 70 जून प्लस 3 डेज, तो ये आपके आ गई 20 जून 2020। तो ये आपके थे 4 केस। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। अब मैं 2 चीज आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप इस एग्जाम्पल को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 2 चीज नोट करनी है आपको, और नोट ये करना है बाय चांस ईयर्स में छुट्टी आ जाती है, तो ये मैंने क्या लिखा है, एक पब्लिक हॉलीडे और दूसरा लिखा है इमरजेंसी या फिर अनफॉर्सिन हॉलीडे। ये वाला जो हॉलीडे है पब्लिक हॉलीडे, जैसे संडे आ गया या कोई फेस्टिवल आ गया, जितने भी इंडियन में जो छुट्टियां होती है हमारी, अगर बाय चांस ड्यू डेट आपकी, अगर मैच्योरिटी डेट आपकी बन रही है इस छुट्टी वाले दिन, यानी उस दिन आ गया संडे, तो आपको संडे ना देकर आपको उससे एक दिन पीछे वाले डे को मानना पड़ेगा। यानी मैं लिख रहा हूं डेट बैठ रही है 20 जून, तो आपको 20 जून की आपकी डेट नहीं बैठेगी, आपको 19 जून को आपको उसको पैसे देने होंगे। अगर बाय चांस इमरजेंसी या अनफॉर्सिन हॉलीडे हो जाता है, जैसे कोई मिनिस्टर है उनकी डेथ हो जाती है या कोई स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, अगर उस दौरान छुट्टियां हो जाती है और मैच्योरिटी डेट उसी दिन आ रही है, तो आपको उससे अगला दिन मिल जाएगा। यानी अगर 20 जून को मैच्योरिटी डेट है तो आपको 21 जून को आपकी डेट बन जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट फॉलोइंग डे। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट फॉलोइंग डे। ठीक है, ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।